वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। आज 17 जून के जो करंट अफेयर है वो किसकी बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर है ये जो रिपोर्ट आई है आज, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और इससे क्वेश्चन लगभग वो आएगा ही। तो यहाँ देखते हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो आई है उसे निकालता कौन है। तो निकालता है इसे UNCTAD, UNCTAD, फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा अब रिपोर्ट की बात करेंगे। अब रिपोर्ट के अंदर ये आया कि FDI जो है, FDI को अट्रैक्ट करने के मामले में भारत पहुंच गया है 9वीं पोजीशन पे। ठीक, अब ये भी याद रखना है कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। ठीक, इसके अलावा कई सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया को इस बार जो 2019 के अंदर इंडिया ने कितना FDI अट्रैक्ट किया है, 51 बिलियन। ठीक, पिछली बार कितना किया था, 42 बिलियन। तो ये दोनों चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप पहले दूसरे नंबर पर कौन है। तो पहले दूसरे नंबर पर देखते हैं। पहले पे है इसमें USA, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है इसमें सिंगापुर और चौथे पे है इसमें नीदरलैंड। ठीक, तो ये है आपकी 4 पोजीशन। इंडिया का नंबर है 9th। पिछली बार कितना था, 12 था। पिछली बार इंडिया का यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो कि पिछली बार कितना बिलियन अट्रैक्ट किया था, 42 बिलियन। इस बार कितना किया है, 51 बिलियन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। इसके अलावा एक चीज़ और बताई गई इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर, कि 2020 के अंदर जो है वो FDI 40% से डाउन हो जाएगा। मतलब पहली बार 1 ट्रिलियन से नीचे का FDI हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। ठीक, तो ये भी याद रखना है। एक बात और बताई गई है कि भारत जो है वो टॉप 5 इकोनॉमीज़ में है एशिया की, FDI को अट्रैक्ट करने के मामले में। ठीक, इसके अलावा देखिए ये जो आपको ये भी याद रखना है कि ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालता कौन है, UNCTAD, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। रिपोर्ट जो आती हैं उनके जो निकालने वाले हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, कौन सी एजेंसी उस रिपोर्ट को निकालती है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो 2-3। जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो IAS प्री का क्वेश्चन है, ये 2014 का, और पूछा था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है। ठीक, तो कौन निकालता है, 2014 का क्वेश्चन है ये, IMF निकालता है इसको। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें एक और क्वेश्चन था 2015 में आया था, ये इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, हर साल आता है ये। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने रखे हैं बस खाली। तो इसे वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, इसके अलावा अभी जो पेपर हुआ है ये PCS का पेपर होता है, ACF का, उसके अंदर देखिए सीधा लिखा हुआ है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसे कौन निकालता है, UNCTAD। ठीक है, डायरेक्ट इससे आप पता कर सकते हो। तो इस तरह से 4 रिपोर्ट आ जाएंगी और उनके सामने लगाने को आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल यही पैटर्न चल रहा है। तो इसलिए रिपोर्ट जो है उनके साथ में ये भी याद रखो आपके कौन निकालता है उसको। ठीक है, इसके बाद 2-3 बातें और करते हैं FDI के ऊपर, कि FDI हमारे यहाँ जो FDI का पैटर्न है वो किस तरह का है और कहाँ से सबसे ज़्यादा FDI आता है और कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले में कि यहाँ देखो कि FDI जो है वो पिछले 5 सालों में पहला घटा है, फिर उसके बाद बढ़ा है। इसका मतलब एक पैटर्न नहीं रहा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पैटर्न वाला तो भी, क्योंकि UPSC में भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, UPSC में तो ज़्यादातर पूछते हैं, लेकिन UPPCS में आजकल पूछने लग गए। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर अगर ये बात करें कि हाँ ये है, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन एक। तो कि पूछा है कि दूसरी तिमाही में कितना GDP ग्रोथ रेट है। उसके बाद यहाँ देखो, ग्रोथ रेट कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर द 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ द ईयर। पूछ रहा है कि लगातार 7 पर है, उसके अंदर लगातार जो GDP है लगातार गिरा है। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले IAS में आता था, UPSC में, अभी ये इधर ही पूछने लग गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ये भी याद रखोगे FDI का जो फ्लो है भारत के अंदर वो किस तरह का रहा। तो यहाँ से इस वाले जो वो है उससे देखते हैं, पिछले 5 सालों में पहले घटा है, फिर उसके बाद बढ़ा है। इसका मतलब एक जैसा फ्लो नहीं रहा। तो डायरेक्ट आप मार सकते हो, वो बोलेगा कि पिछले 5 सालों में लगातार घटा है या बढ़ा है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसके अंदर। पॉइंट ये है कि कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा FDI अट्रैक्ट होता है भारत के अंदर। तो सिंगापुर नंबर 1 पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है मॉरिशस और तीसरे पर है नीदरलैंड। तो भारत के अंदर ये 3 कंट्री सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं FDI के तौर पे। ठीक, इसके अलावा देखते हैं कि कौन सा सेक्टर, किस सेक्टर के अंदर FDI सबसे ज़्यादा आया। तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है FDI को। ये भी क्वेश्चन आ चुका है UPSC में भी और एग्जाम में भी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। अब नया जो रिपोर्ट आया, एक और आया है, IMD जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, इसने निकाला है रिपोर्ट। ये निकाला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये रिपोर्ट। इसमें बोझा है कि इंडिया का पोजीशन कितना है, 43। अब इसमें भी ध्यान रखेंगे 1 पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, निकालता कौन है, IMD। हालांकि इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी निकालता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो वो भी याद रखना है। अब इसमें पहले दूसरे तीसरे पोजीशन पर देखना है कौन कौन है। तो पहले पे है इसमें सिंगापुर, दूसरे के नंबर पर है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है इसमें स्विट्जरलैंड। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था RO प्री 2017 का। बिल्कुल इसी तरह से आपको तैयारी करनी है कि देखो पूछा है इंडिया का स्पॉट पूछा है, उसके बाद पूछा है कि इंडिया कितना पोजीशन है, पहली नंबर पे कौन है, उसके बाद पूछा है कितनी कंट्रीज़ हैं। तो ये देखते हैं कि कितनी कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें। अब ये देखो यहाँ पर, ठीक है, 63 कंट्री हैं टोटल मिला के। पहले भी इंडिया का पोजीशन 43 था, अब भी 43 है। ठीक,
टोटल 63 कंट्री हैं। पहले नंबर पे कौन है आपका, सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे कौन है आपका स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। यूएसए के बारे में बात की गई कि यूएसए 10वें नंबर पर पहुंच गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन निकालता है कौन नहीं निकालता, पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर इंडिया का पोजीशन कितना कितना है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। अब है मनरेगा। मनरेगा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है मनरेगा क्या है, तो मनरेगा के पहले ये कि फुल फॉर्म इसका क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये देखो, ठीक। अब ये देखते हैं कि एमजी इसमें कब लगा रही है, कब लॉन्च हुई थी। तो मनरेगा एक्ट जो है, एमजी नरेगा एक्ट जो है वो है 2005। नरेगा एक्ट जो है 2005, नरेगा NREGA नरेगा एक्ट 2005। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को ये लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम नरेगा के नाम से। उसके बाद एमजी लगा इसमें 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को ये लगा इसमें महात्मा गांधी। ठीक, इसमें 100 डेज़ का आपको मिलता है। जो SC ST जो एरिया है वहाँ पर 150 दिन का मिलता है रोज़गार। ठीक, अभी सरकार ने बढ़ा दिया है कुछ, आगे कर दिया है कि जिससे कि लोगों को शायद 200 दिन या 150 दिन का कुछ कर दिया और बढ़ा दिया है इसके अंदर। ठीक, इसके अलावा देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का आया है। देखो क्वेश्चन किस तरह का आया है, जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका 2011 में UPSC में, IAS प्री 2011 का ये क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया था कि मनरेगा कौन कौन एलिजिबल है इसके अंदर। तो इसका डी ऑप्शन है, अडल्ट जो होते हैं वो इसमें पूरी सभी किसी भी हाउस होल्ड के अडल्ट जो है वो एलिजिबल है एमजी नरेगा के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2011 IAS प्री में। अब ये PCS में और एग्जाम में डायरेक्ट उठा सकता है क्योंकि सिंगल लाइन क्वेश्चन है ये। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें योजनाओं के ऊपर, देखो कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो मनरेगा यहाँ भी दे रखा 2005, यहाँ से मार सकते हो आप। ठीक है, तो योजनाओं के आपको साल भी याद रखने होंगे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन है UPPCS ACF का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट, ये थोड़ा बैंकिंग न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स का न्यूज़ है कि वाइट लेवल ATMs जो हैं वो क्या होते हैं। पहली बात तो ये, तो वाइट लेवल ATM वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भी बैंक का लोगो नहीं होता, वो प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं। ठीक है, WLA इन्हें बोलते हैं वाइट लेवल ATMs। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इन ATMs को लगाने के लिए किससे परमिशन चाहिए होती है और कितने कितने होते हैं ये जानेंगे। लेकिन नया स्कीम आया सरकार का कि जो भी ATM लगाने वाले होंगे, 2-3 चीज़ें इसमें आप पकड़ लो पहले कि सबसे ज़्यादा वाइट लेवल ATMs किसके हैं। तो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन के सबसे ज़्यादा प्राइवेट ये WLA हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 स्कीम निकाली हैं सर, ये स्कीम है, स्कीम B, स्कीम C, कि जो भी प्राइवेट कंपनी है अपना WLA लगाएगी तो वो इस तरह से अलग अलग साल में, पहले साल में दूसरे साल में ATM को सेटअप करेगी। ठीक, तो ये पढ़ सकते हैं जो बैंक वाले हैं और थोड़ा अच्छे से। इसके अलावा WLA क्या है, बस ये मैंने बता दिया कि ऐसे ATM जिनके ऊपर किसी भी बैंक का लोगो नहीं होता वो प्राइवेट कंपनी के होते हैं। ठीक, इसके अलावा ये बात जानते हैं कि जो आपका WLA है उसके लिए चाहिए कि क्या, मतलब किस तरह से क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए उसके लिए। तो कोई भी वाइट लेवल ATM लगा सकती है नॉन बैंकिंग एंटिटीज़। उसके लिए क्या चाहिए, एक तो उसको इनकॉर्पोरेट होएगा वो एक्ट, कंपनी एक्ट 1956 के तहत, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट के तहत उसको ऑथराइजेशन मिलेगा RBI से। RBI ही रेगुलेटर है इनका, जो WLA है उनका रेगुलेटर भी कौन है, RBI है। ठीक, इसके अलावा है इसमें FDI जो है वो 100% FDI है। तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ये भी याद रखना है क्योंकि एक्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। क्वेश्चन एक्ट में क्या करेगा वो लगातार ऑर्डर में लगवा देगा आपको। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट होगी किसके तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ठीक, दूसरा उसका ऑथराइजेशन जो होगा वो होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग, 2007 के अकॉर्डिंग ये। तो ये दोनों याद रखने, एक्ट भी याद रखने हैं आपको। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ है उनके लिए 100 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए होता है। अगर आपको WLA लगाना तो आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए कम से कम। ठीक, तो 1956 कंपनी एक्ट, उसके अलावा ये और FDI कितना है 100%। ये तीनों चीज़ें याद रखनी बैंक वालों को भी जो IPS के कैंडिडेट देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस तरह का क्वेश्चन आया है एक्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है ये अभी आया था, हालांकि क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि एक्ट को ऑर्डर में लगाओ, तो ऐसे ही आ जाएगा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट। ठीक, तो वो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी एक पैनल आया है सेबी का, जो कि इसके लिए आया है कि भाई ये है कमेटी है अनिल दवे कमेटी आई है कि जो भी मार्केट का इन्फोर्समेंट है और रिकवरी मैकेनिज्म है उसको ठीक करने के लिए कोविड के बाद जो कंडीशन खराब हो गई है मार्केट की, उसके लिए है सेबी ने लॉन्च की थी अनिल दवे कमेटी। ये मार्केट रेगुलेशन संबंधित है।
मार्केट रेगुलेशन। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में कामगारों के लिए ये रोजगार बना दिया है, एक आयोग बना है, और ये भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि सामाजिक ये जो वो है जितने भी श्रमिक हैं, उत्तर प्रदेश ये लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत का ये पहला राज्य है यूपी, जिसने अपने श्रमिकों के लिए अलग से एक कामगार और रोजगार आयोग की गठन बनाया है जिसने। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि जो अभी है कि लगातार रोजगार की दर ठीक होने लगी है, सही होने लगी, तो रोजगार सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो LPR है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट। ये आपको याद रखना है कि LPR क्या होता है। इसके ऊपर हम अलग वीडियो बना देंगे किसी दिन को। LPR लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ये अलग से भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभी क्या है कि दो जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कई बार कि 2-3 ये इंडेक्स निकालता है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकालता है ये। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें क्वेश्चन है कि ये कि भारत की 2 कंपनी हैं जो 100 कंपनी के अंदर आ गई हैं, एक तो जसमनी और एक दूसरी है स्टीलेपस। ठीक है, 2 कंपनी आ गई हैं, पूछ सकता है, हालांकि हल्का क्वेश्चन है बहुत। इसके बाद है लोनार लेक जो है, लोनार लेक जो है वो न्यूज़ में है अभी, उसका पानी लाल हो गया था, तो ये याद रखना है कि लोनार लेक कहाँ पर है ये, तो ये है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है ये। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई जो UPPCS का, देखो ये नीरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हज़ारों बार पूछ चुका है ये एग्जाम में, PCS वाला आयोग का बहुत ही पैट क्वेश्चन है ये। नीरी कहाँ पर है ये, तो नागपुर में है ये नीरी। ठीक है, सभी लोग याद रहे, देखो नागपुर ब्रांच लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। तो आज का ये करंट अफेयर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।